गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वेट कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट, आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए। हाँ, 2 मिनट वेट कर लेते सभी का। और क्लास में बैठने से पहले पेन और बुक अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। चलिए आइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी। आज की हमारी तीसरी क्लास है। 1 मिनट और वेट कर लेते सभी का। जी जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उनका भी स्वागत। जो आज नए जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उस कमेंट का आंसर करूंगा। आप अपने क्वेश्चन रखिएगा। ठीक है। अगर मुझे लगा कि हाँ, अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको बताना जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी जरूरी है। ठीक है। पहले पहले जुड़ जाइए सभी, जल्दी जल्दी बुक्स और पेन ले लीजिए हाथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। करें स्टार्ट। चलो ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारी यूपीएससी कोचिंग क्लास 3 में बाय सौरभ सर। ठीक है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं, उस चीजों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है। हमारे आज के टॉपिक है कि हमें उन टॉपिक्स को देखना है जिन टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है। जिससे जिससे हम क्लियर करके मेंस लिख सकते हैं। पहले उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक सबसे बेसिक बेसिक चीज होती है कि हमें उन चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है कि हमें किस बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी को क्लियर करके हम अपना एक स्टेज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बुक लिस्ट के बारे में भी पढ़ने वाले, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुक लिस्ट क्या क्या रहेगी। ठीक है। क्योंकि हमें यूपीएससी का यूपीएससी की क्लासेस करने से पहले हमें यूपीएससी क्या होती है उन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। वरना आपको क्लासेस नहीं समझेगी। इसलिए हम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले, कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए धीरे 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 धीरे। उसके बाद तो क्लास कंटिन्यू चलेगी, सिलेबस पे हम सिलेबस पे ही चलेंगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके जो एक धीरे धीरे एक एक डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। इसलिए हम धीरे धीरे एक एक बेसिक बेसिक क्लास कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे हमने कल की क्लास में जो पढ़ा है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। तो क्या आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न रिवाइज किया है एक बार? बताइए जल्दी जल्दी। कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। अच्छा। ठीक है। तो देखिए, कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है। इससे क्या होगा ना, अगर आप सिलेबस को रोज 15 से 20 मिनट नहीं दोगे ना, तो आपको फिर नहीं समझेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस ही इतना इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि किस रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में से यूपीएससी क्वेश्चन करती है। ठीक है। तो डेली 15-20 मिनट निकालिए, डेली उस सिलेबस को देखिए, अपने एग्जाम पैटर्न को देखिए। ठीक है। क्योंकि उसी वजह से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि यूपीएससी क्या होती है। ठीक है। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। फोकस रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि आप सभी को क्या दिख रहा है इसमें, कि आपको ये चीजें समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमें प्रीलिम्स के पहले, किन टॉपिक्स को पकड़ना चाहिए 6 महीने के पहले, कि हम इन पर फोकस करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट एंड ईयर से, क्योंकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि पैटर्न कैसा रहा पिछले 10 सालों में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन से। ठीक है। क्योंकि एक
तैयारी करने का तरीका यही होता है कि आप पिछले साल कितने क्वेश्चन आए, उसके पिछले साल इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि एक आपको एक उसका अंदाजा हो जाता है कि हाँ हमें इस टॉपिक को इतना वेटेज देना है, इतना दिन इस टॉपिक को पढ़ना है, और इसमें से एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो हाँ इसमें से बेसिक आते हैं तो हमें इन्हीं इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कैसा होता है कि यूपीएससी एग्जाम में ना 100 के 100 क्वेश्चन टफ नहीं होते और 100 के 100 क्वेश्चन इजी नहीं होते। ठीक है, 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, तो उसमें हमें ना अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमें उन 20 के बारे में नहीं सोचना है, हमें उन 80 क्वेश्चन के बारे में सोचना है, उसमें से भी हमें 50 क्वेश्चन के बारे में सोचना है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स ना हमें 50% के नीचे, जो हम कहते हैं ना कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे सीसेट तो क्वालिफाई होता है, तो हमें 200 मार्क्स ही लेके चलते हैं फिलहाल में। जैसे हमने अगर जीएस में 200 में से 50% भी लाया, जैसे 100 भी लाया, तो आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इजीली क्वालिफाई हो जाओगे, आप ओबीसी से हो तो भी क्वालिफाई हो जाओगे, आप एस सी एस टी से भी हो तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप उन 50% पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, उन 30% को भी बताऊंगा, लेकिन अब जब जब आप एग्जाम में उतरोगे तो हमें उन 50% के बारे में सोचना है, ना कि उन 30% और 20% के बारे में, जिससे हम मेन लिस्ट से बाहर हो जाए। ठीक है, तो हम उस हिसाब से अभी प्रीलिम्स का एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो जैसे देखिए 2013 में हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं ईयरली वाइज लेके चलता हूँ आपको, पहले एक टॉपिक पे चलता हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया। अगर मैं ऐसे चलूंगा कि हिस्ट्री से 16 आए, ज्योग्राफी 16 आए, तो आपको वो एक होलिस्टिक वे पे नहीं समझेगा एनालिसिस। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस फोकस कीजिएगा कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इन चीजों से। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे यूपीएससी का सिलेबस 2012 में चेंज हो गया था। ठीक है, तो 2013 से वही सिलेबस चलता आ रहा है अभी तक। तो आपको उन 2013 के बाद के पेपर्स नहीं देखने, हम 2012 के बाद के पेपर देखेंगे यहाँ, यानी 2013 से लेके 2024 तक के पेपर भी हम एनालिसिस करेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, जब लाइव क्लास लूंगा आपकी, तो उन चीजों के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे पीवाईक्यू किस तरीके से एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे अभी कि जो पिछले 10 साल का एनालिसिस है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे 2013 में हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड होता है, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री भी होती है, हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री भी होती है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर 2013 में 60 क्वेश्चन आए थे। ओके, उसके बाद 2014 में 20 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 2015 में 17 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद 2016 में इससे 15 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 2018 में देखिए सबसे ज्यादा 22 क्वेश्चन आया है इसमें। ठीक है, हिस्ट्री में। उसके बाद 2019 में 17 क्वेश्चन आए, 2020 में 20 क्वेश्चन आए, फिर देखिए 2021 में सीधा 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर 2022 में 14 क्वेश्चन आए, फिर 2023 में 14 क्वेश्चन आए। तो मिनिमम आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यूपीएससी में हिस्ट्री से मिनिमम 15 से 20 के रेंज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें इन चीजों पे भी फोकस करना है कि यूपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल आए, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया पकड़ सकते हैं हम कि इसके बीच आ सकते हैं। ठीक है, 2024 का भी मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस आगे। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी पोर्शन। ठीक है, ज्योग्राफी में कैसा है कि 2013 में 18 क्वेश्चन आए थे, 2014 में 14 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 16 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सीधा देखिए 2016 और 2017 में 7 क्वेश्चन आए और 9 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद 2018 में 14 क्वेश्चन आए, 2019 में फिर 14 क्वेश्चन आए, 2020 में 20 क्वेश्चन आए, 2021 में 10 क्वेश्चन आए, 2022 में 16 क्वेश्चन आए, 2023 में 16 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसका भी मिनिमम एवरेज हम पकड़ सकते हैं कि 15 से 18 के बीच में। ठीक है, लेकिन इस साल
का भी बताऊंगा मैं आपको कि कितना क्वेश्चन आया इन चीजों में से। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। 1 मिनट में आया मैं बैक। सॉरी, मैं साउंड चेक कर रहा था, वहां से बाहर निकल गया था। ठीक है, 1 मिनट। साउंड सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सॉरी, हाँ, थोड़ा देर के लिए। ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, हाँ, सॉरी, मैं इसमें थोड़ा भूल गया था। आर्ट एंड कल्चर का अलग निकाला है मैंने। तो हिस्ट्री में कैसा होता है ना कि 16 क्वेश्चन है, इसमें एंशियंट, मिडियल और मॉडर्न का आ गया। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में कितने क्वेश्चन आते हैं वो। ओके, ओके, ओके। हाँ, हाँ, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। हाँ, देखिए, 2013 में 9 क्वेश्चन आए थे। 2014 में 10 क्वेश्चन आए थे। 2015 में 3 क्वेश्चन आए थे। 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे। 2017 में 5 क्वेश्चन आए थे। 2018 में 7 क्वेश्चन आए। 2019 में 3 क्वेश्चन आए। 2020 में 4 क्वेश्चन आए। और 2021 में 5 क्वेश्चन आए। एंड एक एवरेज पकड़ सकते हो आपकी, एक ही बार 10 क्वेश्चन है, मतलब 5 से 7 के बीच में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। लेकिन ये क्वेश्चन ना हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी कम भी आ जाते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे बाद में। लेकिन एक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, इतना क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में ये जो इन्वायरमेंट, ये पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा थोड़ा इसमें मार्क्स, यानी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मार्क्स इन चीजों से निकालना थोड़ा इजी भी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम क्लास करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं हम। 2013 में 17 क्वेश्चन थे। 2014 में 18 क्वेश्चन थे। 2015 में 11 क्वेश्चन थे। 2016 में 18 क्वेश्चन थे। 2017 में 15 क्वेश्चन थे। 2018 में 30 क्वेश्चन थे। 2019 में 11 क्वेश्चन थे। 2020 में 10 क्वेश्चन थे। देखिए सबसे ज्यादा, अब इधर देखिए, 2020 में 17, 2022 में 14, 2023 में 14। ठीक है, मतलब इसका एक बेसिक नेचर लेके आप चल सकते हो कि 14 से 18 के बीच में ये क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा होता है ना कि आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को थोड़ा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, आप समझोगे कि कोई टॉपिक किसी से अलग नहीं है, हर टॉपिक किसी ना किसी वजह से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसका अपना नेचर है, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का अपना अलग नेचर है, लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो हर टॉपिक अलग अलग जगह से कनेक्टिविटी बन, इसे ही कहते हैं कि यूपीएससी एक होलिस्टिक वे से क्वेश्चन क्यों पूछती है। ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर हमें एक सिविल सर्वेंट चाहिए तो वो ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट के भी बारे में सोचे, और इन्वायरमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी के बारे में भी सोचे। ठीक है, उसके बाद हम साइंस एंड टेक के बारे में जानेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। 2013 में 14 क्वेश्चन आए थे। 2014 में 16 क्वेश्चन आए थे। 2015 में 8 क्वेश्चन आए थे। 2016 में 8 क्वेश्चन आए थे। 2017 में 9 क्वेश्चन आए थे। 2018 में हाँ, 2018 में 10 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 7 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 10 क्वेश्चन आए थे। 2021 में 14 क्वेश्चन आए थे। 2022 में 12 क्वेश्चन आए थे। 2023 में 12 क्वेश्चन आए थे। ओके, मतलब इसका भी एक रेंज है कि 12 से 16 के बीच। ठीक है, 2023 तक का, 2024 का हम अभी देखेंगे इसके बाद। फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें से भी, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा प्रीलिम्स के पहले कि आपको इन सबसे ज्यादा इन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स आती है और हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे इन इन चीजों से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार इकोनॉमिक्स से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल 2013 में 19 क्वेश्चन आए थे। 2014 में 10 क्वेश्चन आए थे। ओके, देन 2015 में
हमारे 13 क्वेश्चन आए थे 2016 में, 18 क्वेश्चन आए 2017 में, 16 क्वेश्चन आए 2018 में, हमारे 18 क्वेश्चन आए। उसके बाद 2019 में हमारे 14 क्वेश्चन आए, 2020 में हमारे 15 क्वेश्चन आए, 2021 में 16 क्वेश्चन आए, 2022 में 14 क्वेश्चन आए, 2023 में भी 14 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसका एक एवरेज है 14 से 19 के बीच। ठीक है, तो 14 से 19 के बीच एक ऐसा होता है कि आप 38 एंड 40 अराउंड 40 मार्क्स आप एक सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। दूसरा रहा ज्योग्राफी, देखिए 16 मार्क्स। ठीक है, अगर इसमें से भी आपने अगर 15 मार्क्स वाले 13, तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे है आपके कि आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने से आपको एक लेवल पे आ जाते हुए प्रीलिम्स क्लियर करने के, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद तो अगर आपने पॉलिटी सॉल्व कर दी और इन्वायरमेंट कर दिया, ये चार सब्जेक्ट, तो आप तो प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं अभी 2024 का एनालिसिस करूंगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लिखना होगा तो मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट देता हूँ, या फिर मैं अगर स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, जिनको लिखना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ, लिख लीजिए आपको लिखना होगा तो। जी जी, बिल्कुल 2 मिनट रुकता हूँ। ठीक है, हाँ लिख लीजिए आप। ओके ओके ओके, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप पेशेंस रखे। स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा एक, कि आपको यूपीएससी में किस तरीके से स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी युद्ध में भी उतरते तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है ना, कि अगर उसके पास इतने सैनिक है तो मैं इस तरीके से लड़ूंगा, मैं उस तरीके से लड़ूंगा। तो हमें भी एक योद्धा की तरह एक यूपीएससी से लड़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है, लिख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम अभी। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 2024 का एनालिसिस। ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे देखा कि पॉलिटी से क्वेश्चन अभी तक कितने पूछे जा रहे थे, 15 से 16 के बीच में। यहाँ एक बार 22 पूछा जाए, जैसे 2017 में यूपीएससी ने मैजिक खेला था, वैसे ही यहाँ देखिए 2024 में पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यानी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है पॉलिटी हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि अब जब एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो हमें उन चीज का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमें लॉ मेकिंग करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है। ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं तो हमें उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए देखिए इस बार 20 क्वेश्चन है, लेकिन इस 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे बेसिक थे। ठीक है, एक बार पेपर एनालिसिस कीजिए आप। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपसे पेपर, ये 2024 का। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और उसके बाद देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर जो आता है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें से इस बार 14 क्वेश्चन थे। क्योंकि इस बार जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन का चल रहा था बहुत दिनों से, चीन, क्योंकि चीन से रिलेटेड, या फिर जैसे साहेल क्षेत्र हो गया उससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ऐसे बहुत से यानी इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन पूछे इस बार। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से देखिए 18 क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले बार के देखते हैं हम क्या एनालिसिस था। देखिए वही चल रहा है एनालिसिस, 14 क्वेश्चन, ये 20 to 30 मार्क्स बहुत। लेकिन इस बार का जो ज्योग्राफी था, ठीक है, वो ज्यादा, सॉरी 18 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 18 इंटू टू 36। और मैंने पेपर देखा इस बार का, अगर आप ये पेपर देखोगे तो आप, अगर आप मेरी 2-3 क्लास करोगे ज्योग्राफी, तो आप कहोगे कि सर इसमें से हम जितना आपने पढ़ाया उतना तो हम क्लियर अच्छे से करके आते थे। ठीक है, क्योंकि मैप बेस इतने बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप में से भी कोई 12th का बच्चा है जो या अभी क्लास में है, या फिर कोई ग्रेजुएशन भी पास आउट करके निकला है, अगर वो भी 10 दिन देके ज्योग्राफी के मैप क्वेश्चन का खुद से बैठ के करता था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चन थे इस बार के। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट में 30 क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि 14 to 16 क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट में से। ठीक है, इस बार साइंस एंड टेक में से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और हिस्ट्री में से कुछ
5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। इसका थोड़ा एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एंशियंट से थे। ठीक है। और कुछ मिसलेनियस थे, करंट अफेयर हमने फिलहाल ऐड नहीं किया है, लेकिन इतने एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। ठीक है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए निकाले आपके मेन मेन, कि आपको सबसे पहले इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो हमें मेन टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। इन चीजों से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स के मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं की इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से कम इस बार 22 या 23 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। मिस्टेकली मैंने ऐड करना क्या था, लेकिन वो छूट गए होंगे मेरे से मिस्टेकली। ठीक है। तो 20 to 25 के बिकम रेंज में क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, इतने इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, कि आप में से भी बच्चे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम सीसैट का एनालिसिस करते हैं। ओके। ठीक है। देखिए 2018 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। तो 2014 से एनालिसिस करते हैं हम इसका। 2014 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड था, मैथ्स, जो मैथ्स कहा जाता है, पूरा मैथ्स नहीं होता उसमें, कुछ आप अपने इंटेलिजेंट गेसिंग से भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन उसमें से थे, और लॉजिकल रीजनिंग में 33 क्वेश्चन थे। ओके। तो अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं फिलहाल एक एक टॉपिक लेके चलता हूँ कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। ओके। तो 2014 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 32 क्वेश्चन थे। 2015 में 30 क्वेश्चन थे। 2016 में 27 क्वेश्चन थे। 2017 में सॉरी 2016 में 27 क्वेश्चन थे। 2017 में 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2018 में 26 क्वेश्चन थे। 2019 में 30 क्वेश्चन थे। 2020 में 25 क्वेश्चन थे। 2021 में 27 क्वेश्चन थे। 2022 में 27 क्वेश्चन थे। 2023 में 27 क्वेश्चन थे। और इस बार भी 27 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2024 के एग्जाम में। तो आप एक एवरेज कर सकते हो कि इस एग्जाम से मिनिमम 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम अपनी क्लास में करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। इसमें से आप 20, अगर आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में 27 में से आप 22 23 इजीली कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड पे देखेंगे कि कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। देखिए 2014 में 15 क्वेश्चन पूछे गए। 2015 में 21 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में 25 क्वेश्चन पूछे गए। 2017 में 23 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में 31 क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में 26 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में 40 क्वेश्चन पूछे गए। 2000 देखिए 40 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। 2020 में 36, 21 में 36 क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में 35 क्वेश्चन पूछे गए। और 2023 में 39 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 40 की रेंज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आधा आधा सीसेट का पेपर इसी में से आ रहा है। मतलब 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। ठीक है। मतलब ये एक कोर सब्जेक्ट है कि आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। हम पढ़ाएंगे इसके बारे में भी, आप पूरा डिटेल से ऐसा आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आप सोच पाओगे कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम में, इसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। साउंड आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, आ रही है? मैसेज कीजिए कृपया। जी जी, ठीक है ठीक है। उसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग में से 2014 में 33 क्वेश्चन थे। 2015 में 29 क्वेश्चन थे। 2016 में 28 क्वेश्चन थे। 2017 में 27 क्वेश्चन थे। 2018 में 23 क्वेश्चन थे। 2019 में 24 क्वेश्चन थे। 2020 में 15 क्वेश्चन थे। 2021 में 17 क्वेश्चन थे। 2022 में 18 क्वेश्चन थे। 2023 में 14 क्वेश्चन थे। ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज इसमें भी आपके 15 से 30 यानी 33। ठीक है। ये कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक मिनट। ऑन एन एवरेज 15 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी अच्छे क्वेश्चन थे इसमें से कम 28 क्वेश्चन थे रीजनिंग से। ठीक है। तो आप इसका भी टेंशन मत लो। आपको
बेसिक से लेके एडवांस तक हम पूरा पढ़ा देंगे इसमें से, ठीक है। आप हमारे पास आए, हम पूरा आपको फ्री में, फ्री क्लासेस है, ठीक है। कोई पेड नहीं है, जी जी, कोई पेड नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 20 क्लास के बाद की पेड बैच है करके, ठीक है। हम फुल ईयर हमारी फाउंडेशन बैच फ्री है, ठीक है। तो कृपया शेयर कीजिए इस बैच को। अब आप लाइव अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस पे आने से पहले मैं एक चीज कहूंगा आपको कि मैंने जैसे कल बताया था, ठीक है, जो मैंने एक बुक बताई थी आपको, ठीक है। आप एटलस ले लीजिए जल्दी से जल्दी संडे तक, क्योंकि जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एटलस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगी आपको। क्योंकि मैं बताऊंगा, आप देखोगे स्क्रीन पे देखोगे, लेकिन जब आप खुद से देखोगे कि इस एरिया में ये जगह है, ठीक है, तो वो कैसे होगा ना कि आपके माइंड में जल्दी जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, हम आपको मैप बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि आप जब मेंस लिखोगे तो आप आपके आंसर में आपको मैप दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यूनिक क्या करोगे अपने आंसर शीट में, ठीक है, औरों से अलग। क्योंकि बाकी लोग भी आंसर लिख रहे हैं, लेकिन एक जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये पता चलना चाहिए कि इस बच्चे को इस स्थान के बारे में सब पता है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, अगर हिंदी मीडियम का लेना है आपको तो हिंदी मीडियम का भी ले सकते हो। खान सर की आती है एक हिंदी मीडियम में, वो भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं अभी। बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे। आपको ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग बुक लिस्ट देखने की गरज नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट एक ही होती है, बस कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं मेंस के, ठीक है, उनके बारे में हमें थोड़ा अलग पढ़ना होता है, अलग उसके उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी। हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूपीएससी बुक लिस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस से। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर से लेंगे। हाँ, तो एनसीईआरटी इसमें भी इंक्लूड है, मैं बताता हूँ आपको, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट्स तो आप पढ़ लोगे एडवांस, लेकिन आपको अगर आप एडवांस पढ़ोगे ना सबसे पहले, तो वो चीजें समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है ना, एनसीईआरटी में एक ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। एनसीईआरटी से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इस बार एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं इस बार के जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो देन हम स्टार्ट करते हैं अभी बुक लिस्ट के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर, हम जो हिस्ट्री की बुक्स आती है 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी, माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट, ओके, देखिए आप भी 6 to 12 की न्यू एनसीईआरटी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। इसमें 12th की फाइन आर्ट्स की बुक इंक्लूड नहीं है, ओके, ये आपको नहीं पढ़नी है फाइन आर्ट्स की बुक। उसके बाद आपको एक बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ओके, भारतीय कला का परिचय करके एक बुक है 11th क्लास की। और हमारे नोट्स हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, या फिर हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे अभी एनसीईआरटी अपलोड करने वाले हैं धीरे धीरे। तो आप उस बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप पीडीएफ की जेरोक्स निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर जेरोक्स निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि आपको उसको पढ़ एक बार पढ़े, दूसरे बार पढ़े, फिर तीसरी बार हाईलाइट करें। आप पहले ही रीडिंग से आप हाईलाइट करने ना जाइए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक स्टोरी के जैसे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम पहले ही चीजों में पहले उसे एकदम एक्स्ट्रा तरीके से ना पढ़े, हम एक स्टोरी वे से पढ़े। एक मिनट। ठीक है, हम ऐसे ना पढ़े कि हमें पहले से ही इन चीजों को पूरा एकदम समझना है, ठीक है। हमें इन चीजों को देखना है कि क्या कहते हैं उसे, कि हमें उन चीजों को देखना है कि हमें एक स्टोरी के टाइम स्टोरी टाइप लगे, ठीक है। हम अभी बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें उन चीजों को ज्यादा जोर नहीं देना है कि नहीं मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि आपको पहले पहले रीडिंग में बुक्स नहीं समझ में आएगी। बस आपको स्टोरी के जैसे पढ़ना है, कि जैसे एक स्टोरी पढ़ते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो आप 6 to 12 की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। उसके बाद 11th की एनसीईआरटी की नोट्स
एनसीईआरटी की बुक फाइनल इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और हमारे नोट्स, ओके, जो हम आपको देंगे टेलीग्राम को। उसके बाद आता है एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री, ओके। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। जो आती है एंशियंट इंडिया आर एस शर्मा की, जो अभी बुक्स अभी एनसीईआरटी की जगह बुक्स के इसमें मिलती है। आप ऑनलाइन देख सकते हो उसको। उसके बाद जो मिडिवल इंडिया है, वो एक सतीश चंद्र करके ऑथर है, उनकी बुक ले सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी है। सिक्स सेवन एट की बुक आती है, आवर पास्ट पार्ट टू, फिर थीम्स टू, ठीक है। और हम हमारे नोट्स देंगे आपको, उन चीजों उसको भी पढ़ना है, ठीक है। हमारे नोट्स में भी डिटेल से डिटेल हमें उसमें दिया हुआ है। तो आपको ये चीजें प्रीलिम्स में भी मदद करेगी और मेंस में भी मदद करेगी। आपको अलग से इनसे अलग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं कि किसी ने अलग बता दिया तो वो बुक्स पढ़नी है हमें, ये ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ मत भागना आप, ठीक है। एक बार आप ये बेसिक कर लो और फिर बेसिक के बाद बस हमारे नोट्स पे रिलाई करो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक रखोगे तो आपका आपको एक भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। आप उसकी जगह एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो आपके काम में आएगा, ठीक है। उससे चीजें ना आपको रिकॉल होगी। लेकिन ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया हो गया। आपको अगर यूपीएससी की तैयारी में उतरना है तो आपको एक मेन फैक्टर होता है उसका रिवीजन, ठीक है। आपको उन चीजों को रिवाइज करना हो, उन चीजों को हम आपके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि रिवीजन कैसे की जाती है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि एकदम से आपको बर्डन नहीं देना चाहता मैं, थोड़ा धीरे धीरे चीजें करें। आप मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें, ये बुक्स है, पीडीएफ डालूंगा। लेकिन क्या होता है ना, जब आप अपने हाथ से लिखते हो ना, तो वो बुक्स आपके दिमाग में रहती है, वो चीजें आपके दिमाग में एक सेटअप हो जाती है कि हाँ, सर ने ये चीजें बताई थी, हमने खुद लिखी है, हमको याद है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसमें हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, अवर पास्ट पार्ट थ्री, ठीक है। उसके बाद हमें पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पढ़ना है इसमें। फिर एनसीईआरटी क्लास एट, ये क्लास एट की एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th की एनसीईआरटीज है। उसमें 12th में एक एनसीईआरटी थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इन एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना है स्टोरी के जैसे। आप इसमें से नोट्स मत निकालिए फिलहाल में, क्योंकि उनकी नोट्स मैं दूंगा आपको, ठीक है। जो हमारे नोट्स है ना, उनमें इन चीजों का पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो आप पहले पढ़िए उन चीजों को। उसके बाद आपको एक एनसीईआरटी आती है बुक्स के फॉर्म में, स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। बिपिन चंद्र, हाँ बिपिन चंद्र मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल से बिपिन चंद्र में मत जाइए, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है, स्टार्टिंग के फेज में आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। जब उसका लेवल आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि आप अगर हमारे नोट्स और स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एरिया कवर हो जाता है। लेकिन आप अगर आपकी इच्छा होगी बिपिन चंद्र पढ़ने की, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे नोट्स पढ़ सकते हो आप। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ोगे। वो हम देंगे आपको क्लासेस के जैसे जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंडियन सोसाइटी, ओके। इसके लिए भी आपको किसी बुक्स को लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारी नोट्स देंगे, वो बहुत सफिशियंट नोट्स है, ठीक है। बहुत बेस्ट नोट्स है। ऐसी ऐसे नोट्स की आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं, हम इसमें से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 40% एरिया होता है ना जीएस 1 का, जो इंडियन सोसाइटी में से ही कवर होता है, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स हम बहुत बढ़िया नोट्स देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, ज्योग्राफी, ओके। तो ज्योग्राफी में दो ज्योग्राफी होती है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, जैसे कल के इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके लिए आपको हम नोट्स देंगे, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे नोट्स के साथ पढ़ना है आपको। उसी के साथ जब हम क्लास करेंगे, उसमें से क्रिप्स नोट्स भी बनेंगे आपकी, जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको वो एरिया का कवरेज समझे कि किस तरीके से होता है, आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी एनसीईआरटीज है। अवर इन्वायरमेंट करके क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके बाद द अर्थ ऑफ हैबिट करके क्लास 6 की एनसीईआरटी है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th की है, सॉरी क्लास 11th की है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की एनसीईआरटी है। जीसी लियोंग, ठीक है। आपको सॉरी इसको
अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको इसके आपको गरज नहीं है, क्योंकि मेन मेन जो एरिया होता है ना वो आपका इसमें कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी में। लेकिन एक्सेप्शनल है कि अगर आप जीसी लियोंग लेना चाहते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो आप ले सकते हो, लेकिन हम नोट्स देंगे, उस नोट्स में भी पूरा पोर्शन कवर होगा। आप उन चीजों के बारे में उसमें से भी बहुत बेसिक लेवल में हमने समझाया, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जीसी लियोंग पढ़ने से अच्छा है वो पढ़िएगा आप। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, सबके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल होगी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये बुक पढ़नी है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट क्लास 8, हमारे नोट्स भी रहेंगे उसके साथ। ठीक है, मतलब संसाधन और विकास करके क्लास 8 की एनसीईआरटी वो लेनी है। उसके बाद कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2 करके क्लास 10th की एक एनसीईआरटी आती है। उसके बाद आपको इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11, उसके बाद इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था करके एक क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, देखा यहाँ भी इकोनॉमी आई, यहाँ भी लोग आए हैं। ठीक है, इकोनॉमी में हमें इकोनॉमी पढ़नी, लेकिन हमें ज्योग्राफी के हिसाब से इकोनॉमी पढ़नी है। मतलब कैसा होता है ना कि यहाँ हर एरिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, तो आपको पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको इकोनॉमी के बारे में भी सोचना पड़ता होता है कि उसकी इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकते हैं। आपको उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर, उसके पॉलिटिकल फैक्टर, उसके सोशल फैक्टर, ये सभी चीजों को एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। पॉलिटी के लिए जो जीएस 2 होता है, हमने जीएस 1 का पूरा सिलेबस बुक लिस्ट भी देख ली है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। हम अगर जीएस 2 पे आते हैं, जो हमारा पॉलिटी का कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पॉलिटी हमारी प्रीलिम्स में भी आती है, हमारे मेंस में भी आती है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th से लेकर 12th तक। तो हमारी 9th की एनसीईआरटी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 10th की, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट वर्क क्लास 11 की एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी आप जरूर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शनल होगा आपका पॉलिटिकल साइंस तो उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक दो बार तीन बार इस बुक को पढ़े। उसके बाद जिसे बाइबल कहा जाता है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसको भी पढ़ना। उसके बाद हम क्लास नोट्स देंगे हमारे, और हमारे नोट्स भी रहेंगे जो हम क्लास में आपसे क्रिप्स नोट्स देंगे, जिसे आप एग्जाम के एक दिन पहले एक घंटे में या 2 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो, ऐसे नोट्स बनाएंगे हम। उसके बाद हमारे नोट्स भी आएंगे आपको पॉलिटी के। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है जीएस 2 में, ठीक है, जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है हमारा जीएस 2 में। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, ये दिख रही है आपको स्लाइड। ठीक है, जैसे आप गवर्नेंस वाला पोर्शन है उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, आप हमारी नोट्स पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, उसमें फुल कवरेज दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है सोशल जस्टिस, उसके लिए भी आपको सिर्फ हमारी नोट्स पढ़नी है, कुछ और पढ़ने की गरज नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए भी आपको हमारी सिर्फ नोट्स पढ़नी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आपको, जैसे मैं जीएस की क्लास लूंगा, सीसैट की क्लास लूंगा, तो आपको करंट अफेयर की भी क्लास चाहिए या वेट करोगे उसके लिए? ठीक है, यानी आप दिन में 2 क्लास करोगे या दिन में 3 क्लास करना चाहोगे? मुझे कमेंट कीजिए, मैं वेट करता हूँ। कीजिए। ओके, ठीक है, मुझे आंसर मिल रहा है, किसी का हाँ किसी का ना। ओके, ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि, क्योंकि अगर आप पहले मुझे बताइए आप लोगों को एग्जाम कौन से ईयर में देनी है, आप किस क्लास में हो, तो उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कि आपको अभी से करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस है, या फिर मुझे थोड़ा लेट करना चाहिए उन चीजों के बारे में। आप कमेंट कीजिए, आप कौन से ईयर में एग्जाम देने वाले हो, और अभी किस क्लास में हो, ग्रेजुएशन में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? ओके, जी जी जी, सभी का ख्याल रखा जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि मुझे हर बच्चे को एक सही गाइडेंस पहुंचाना है कि उसकी एग्जाम ना मिस हो। ठीक है, उसे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में, मैं बताता हूँ आपको। अ, उसके उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके, देन हम आते हैं इकोनॉमी में, हमारा जीएस 3। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं है, जिसको इकोनॉमी समझ नहीं आती है। आप फुल
बिना टेंशन के हम पे रिलाय कर सकते हो। ठीक है, हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे यहाँ पे। आपको इकोनॉमिक्स के लिए हमारे नोट्स दिए जाएंगे, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे क्लास में कराया जाएगा और आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है इसकी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके क्लास 10 की एनसीईआरटी आती है, वो भी पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आपको इंडियन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ये भी आपको पढ़नी है। उसके बाद रमेश सिंह एक इंडियन इकोनॉमी की बुक है, तो आप फिलहाल में तो अभी मत लीजिए अभी। ठीक है, उसके बारे क्योंकि रमेश सिंह ले सकते हो आप, बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन जब मैं बताऊंगा आपको तब लीजिएगा। ठीक है, जब क्योंकि अभी से लेके मत रखिए ये। बाकी चीजें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको हम एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो 12 की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें से आपको 13, 14, 15, 16 ये चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 ये पढ़ना है। हम हमारी नोट्स भी देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है आपको। उसके बाद ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 और इसका टेंशन मत लीजिए, हम क्लास में करा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक भी हम पढ़ाएंगे, तब हमारे नोट्स देंगे आपको। और आपको उसके साथ बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन जो विषय है, उसके भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। कोई बुक लेने की गरज नहीं है इसके लिए आपको। ठीक है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी वो भी हम पढ़ाएंगे, तब आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल टेलीग्राम पे दिया जाएगा आपको नोट्स, ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इथिक्स, ओके, जो इथिक्स है इसके भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, जो जो बुक्स लेनी है आपको उन चीजों के बारे में मैंने बता दिया है। जो नोट्स हम देंगे उन चीजों के बारे में बता दिया है। हम आपको यहाँ पे जैसे क्लासेस चलेगी हम आपको डेली नोट्स प्रोवाइड करेंगे इथिक्स के। आपको केस स्टडीज दी जाएगी, केस स्टडीज के आंसर भी आपको दिए जाएंगे। आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग की जाएगी केस स्टडीज के ऊपर। ठीक है, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ाई जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद जो ऐसे है, ऐसे जब इसके बाद हम ऐसे करेंगे, क्यों क्या होता है ना, जब आप इतना सब पढ़ लेते हो आपके पास एक नॉलेज का भंडार हो जाता है। ठीक है, आपके पास एक ज्ञान का सागर जमा हो जाता है कि आप एक होलिस्टिक वे से सोच पाओगे, सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक तरीके से सोच पाओगे आप। ठीक है, आपदा प्रबंधन में किस तरीके से समाज को हेल्प कर पाओगे आप, समाज में किस तरीके से परिवर्तन ला पाओगे, महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा कर पाओगे, बच्चों के लिए क्या कर पाओगे, स्वास्थ्य के लिए क्या कर पाओगे, सुरक्षा के लिए किन चीजों की आप सहायता ले पाओगे, शिक्षा के लिए क्या कर पाओगे। ये चीजें आप तब सोच पाओगे जब आप इन चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, तो उससे पहले आप किसी चीज का टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए। बस जो जो मैंने बताया उसको आप एक बार दिन में रिवाइज कीजिए। ठीक है, जैसे क्लास शुरू होती है उसके 1 घंटे पहले भी अगर आप रिवाइज करते हो तो आप नेक्स्ट क्लास कनेक्टेड होती है उससे। ठीक है, तो आप एक रिवाइज पैटर्न फॉलो कीजिए, 15 से 20 मिनट क्यों ना हो, डेली उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कल का क्लास आज का क्या पढ़ा रहे सर वो पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो भी ज्वाइन हुई है लेट। ठीक है, फिर से क्लास कीजिएगा आप। ठीक है, तो कैसे होता है ना, आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जो मैं एनसीईआरटी डालूंगा अभी फिलहाल, तो उसको धीरे धीरे पढ़िए। मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आपके लिए एक टाइम टेबल की वीडियो भी लेके आऊंगा। क्योंकि कैसे होता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास करना है, क्लास के साथ आपको बुक्स भी पढ़नी है। क्लास तो इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन अगर आप क्लास के साथ बुक्स पढ़ते हो तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होती है। ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, जब आप क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वजह से हमें ये कंसेप्ट थी तो हमें ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस चीजों के बारे में क्लास होती है। ठीक है, क्लास का भी इंपॉर्टेंस है, बुक्स का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दोनों अपने 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 व्यक्तित्व का महत्व रखते हैं। इसलिए क्लास को भी मिस ना करें, क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप
आज की क्लास मिस करते हो और कल क्लास ज्वाइन करते हो, तो कल क्या मैंने पढ़ाया था वो आज की क्लास से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आज जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आप उन दोनों क्लास को देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि आपको एग्जाम में क्यों आना है। उसके बाद आपको एग्जाम किस तरीके से होती है, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो आप उन दोनों वीडियो को भी देखिए। ठीक है, मैं उन दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल को ओपन करके उसमें दोनों वीडियो हमारी रिकॉर्डेड रखी हुई है, उनको देख सकते हो आप। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपके? 2 मिनट ले लेता हूं मैं। जी जी, नोट्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल। जी, स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए। कैसे लगे आपको आज की क्लास, बताइए जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो मैंने कल क्लास में बताया था, एक आपको एटलस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, हम वही ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सिलेबस रख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे मंडे से। अभी आपको बेसिक पे लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप सीधा मैं क्लास पे लेके आऊंगा तो आपको नहीं समझेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप जल्दी जल्दी हो सके तो जल्दी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे आपका ही फायदा है। ठीक है, इससे दूसरों का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब क्लास करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी क्या होती है, आप फील करोगे ज्योग्राफी को। आप 10 से 20 सेकंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, हम आपको इतना अच्छे से ट्रेन कर देंगे, आपको पूरे पूरे अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर देंगे कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे। ठीक है, 1 हफ्ते की क्लास जब आप हमारी करोगे, उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सर की क्लास करके अभी से यूपीएससी की क्लास, अभी यूपीएससी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजों का आपको जल्दी नॉलेज होगा, और हम टेस्ट सीरीज भी लेंगे आपकी वीकली। तो ऐसा ना समझिएगी कि नहीं सिर्फ क्लास करना है, क्योंकि आप दूसरों को धोखा दे सकते हो, आप खुद को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिए आप। ये एग्जाम कंसिस्टेंट की है। आप अगर आपको नहीं 4 घंटे पढ़ना जम रहा है, तो आप 1 घंटा क्लास कीजिए, 1 घंटा उसको रिवाइज कीजिए, या फिर अगर जब हमारी 2 घंटे दो क्लास चलेगी तो आप क्लास कीजिए और दोनों क्लास को आधा आधा घंटा दीजिए रिवाइज करने को। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी। और अगर आज को आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हमारा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि हम बहुत से बच्चों तक पहुंचे, उनको हेल्प करें जिन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो जरूर, अगर आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि बहुत सारे जो बच्चे उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।